मुझे लाइक ना कीजिए लेकिन सब्सक्राइब मुझे कीजिए और शुक्रिया यूट्यूब का अदा कीजिए जो इस वक्त इल्म का देवता है। कीप योर मोबाइल असाइड, फील करें यू आर इन द क्लास और मैं आपके जहन से बातें करूँगा। Bismillahirrahmanirrahim. The topic we have selected today, that is my grandfather. My grandfather, this is written by W.B. Yeats, 1865 to 1939. He has taken a great contribution in the revival of Irish literature of 20th century especially. My grandfather से मुराद है मेरे नाना अबू, मीन मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब है नाना अबू। एक्चुअली ये चैप्टर एक्सट्रैक्ट है, ये चैप्टर एक टुकड़ा है एक बड़ी बुक का जो कि ऑटोबायोग्राफी है। W.B. यीट्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसमें एक चैप्टर माय ग्रैंडफादर का सिलेक्ट किया गया है। W.B. यीट्स के इस चैप्टर के अंदर हमें जो कैरेक्टर मिलेंगे ये ऐसे है, बेसिकली ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है W.B. यीट्स का। व्हाट इज द नेम? यीट्स। इस चैप्टर के अंदर आपको मैटरनल ग्रैंडफादर से मुलाकात होगी, आपकी मैटरनल ग्रैंडफादर से मुलाकात होगी। उसके बाद ग्रैंड मदर के बारे में यीट्स बताएगा, नानी अम्मा के बारे में। उसके बाद अंकल्स और आंट्स के बारे में। आंट्स के बारे में नहीं बताता ज़्यादा, अंकल्स के बारे में कुछ बताता है, यानी कि अपने मामुओं के बारे में। यीट्स खुद भी इस चैप्टर का हिस्सा है और उसके बाद इसमें एक छोटी सी लिटिल गर्ल का जिक्र भी आता है, वो भी एक कैरेक्टर है। तो बेसिकली दिस इज ऐसे, मॉडर्न ऐसे। डू यू नो मॉडर्न ऐसे का मतलब क्या होता है? जदीद एसेज। आप जावेद चौधरी के लिखे हुए एसेज देखते हैं, आफ्ताब के लिखे हुए देखते हैं, कॉलम लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उनको एसेज कहते हैं। उन्हें आप याद भी करते हैं, करप्शन पर ऐसे लिखे। ऐसे ही मॉडर्न एसेज के नाम से जो बुक आपको दी गई है, इसके अंदर बड़ी बड़ी जो अच्छी अच्छी किताबें हैं और जो अच्छे अच्छे राइटर हैं उनकी किताबों में से कुछ टुकड़े निकाल कर आपकी एंथोलॉजी में, आपकी बुक में सिलेक्शन कर दी गई है ताकि आप एसेज भी पढ़ें और ये कीमती बातें इनकी भी देखें, जानें। कुछ तो बड़ी डीप फिलॉसफी वाली बातें होती हैं, कुछ माशरे के बारे में होती हैं, कुछ किसी डिस्ट्रक्शन के ऊपर होती हैं और कुछ इस तरह ऑटोबायोग्राफिकल बातें भी होती हैं, ऑटोबायोग्राफिकल एसेज भी होते हैं। तो ये 3, 4, 5 कैरेक्टर इसके अंदर मौजूद हैं। W.B. यीट्स बताता है, वो कहता है मुझे अपने बचपन के दिन ऐसे ही याद नहीं है जैसे किसी को अपने बचपन के पहले 7 दिन याद नहीं होते जब वक्त बन रहा होता है। सारे मुंतशिर हैं, बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड आइडियाज हैं, लेकिन वो सारे के सारे आइडियाज जो मेरे पास हैं वो उनकी निस्बत या तो जगहों से है या इमोशंस से है। मुझे याद आता है कि मैं अपने नाना अबू की गोद में बैठा वहाँ पर खेल रहा हूँ, मुझे ये याद आता है। कोई हरकत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, हाथ उठा रहा हूँ, इस तरह की कोई मूवमेंट याद आती है। और मुझे याद आता है कि हमारे घर के अंदर नाना अबू के घर में स्ट्रिक्ट रूल होते थे, स्पेशली ब्रेकफास्ट एट 9 AM and dinner at 4 PM. Between these 2 meals, no one is allowed to eat anything. किसी को भी अलाउ नहीं है कि कुछ खाए। यीट्स कहता है ये और बात है कि मेरी नानी माँ वो बहुत शफीक वैमन थी, बहुत ही काइंड हार्टेड थी। वो कभी कभी खानों के दरमियान में मुझे खाने के लिए कुछ ज़रूर दे दिया करती थी। ओवरऑल इन स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह ग्रैंडफादर का वो दबदबा था, उनकी वो पर्सनैलिटी थी। बस हमारे घर में ये हैबिट थी कि ग्रैंडफादर से डरा जाए। तमाम लोग ग्रैंडफादर से डरते थे, खौफ खाते थे। खौफ का आलम इस हद तक था, वो कहते हैं कि एक बार मैंने बत्तख को मैंने कोई चीज़ मारी और उसकी टांग टूट गई या पैर टूट गया उसका।
तो मुझे याद है कि उसी डक को ज़िबा किया गया था और शाम के खाने में वहीं डक पकाई गई थी। मैं इंतहाई खौफज़दा था कि मुझे कुछ कहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं कहा गया। तो लेकिन मैं खौफज़दा था। ग्रैंडफादर का इतना ज़्यादा खौफ था घर के अंदर, मैं भी उसके इन्फ्लुएंस में आ गया। मेरी पर्सनैलिटी भी फिटर्ड हो गई, चेंड हो गई, जकड़ी गई, और मैंने ख्वाहिश की, मैं समझने लगा कि मैं कोई सिनर हूँ, रॉन्ग डूअर हूँ, मैं कोई गलत आदमी हूँ। तो मुझे खौफ लाहक हो गया। तो मैंने रात को एक दिन दुआ की कि गॉड मैं मर जाऊं। फिर मुझे महसूस हुआ कि मैं मरने लगा हूं। फिर मैंने फौरन दुआ की, अल्लाह मियाँ मैं ना मरूं। और ग्रैंडफादर का खौफ इस हद तक जहन के ऊपर अफेक्ट कर रहा था कि मुझे ग्रैंडफादर की पर्सनैलिटी और गॉड की पर्सनैलिटी मिंगल हो रही थी। मुझे यूँ लगता था जैसे गॉड ही ग्रैंडफादर है या ग्रैंडफादर ही गॉड है, और मुझे दोनों का खौफ आपस में मिक्स हो गया था। मेरे जहन में मिक्स हो गया दोनों का, मैं डरने लगा। राइटर बताता है कि क्योंकि ग्रैंडफादर से सारे डरते थे घर के अंदर, एक बार ऐसा भी हुआ कि एक छोटी लड़की बाहर खेत में ठहरी हुई थी, एक दरख्त के नीचे, तन्हा दरख्त के नीचे वो अकेली छोटी सी मुन्नी सी लड़की ठहर गई। और जब ग्रैंडफादर उस रास्ते से गुजरने लगा तो उसने ग्रैंडफादर से कहा, नाना अबू अगर मैं आपकी जगह पर होती और आप मेरी जगह पर होते तो मैं लाजमी आपको छोटी सी गुड़िया लेकर देती। वो खौफज़दा थी, इतनी डरी हुई थी बच्ची कि वो डायरेक्ट नहीं कहते ग्रैंडफादर मुझे एक डॉल लेकर दें। उसने कहा अगर मैं आपकी जगह पर होती और आप मेरी जगह पर होते तो मैं आपको गुड़िया लेकर देती। बिल्कुल ऐसे ही जब मेरा मुझसे दो बहन भाई एक छोटा भाई पैदा हो गया जब, तो मैं बड़ा वो टार्जन तबीयत बन गया जी। मैंने इनको अब अदब अदब मैंने सिखाने हैं, इसीलिए वो मेरे बचपन से ही शागिर्द हैं। तो मुझे याद है राज है, वो बड़ा बागी तबीयत का आदमी है, सबसे छोटा है। तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 3 साल का मेरे ख्याल में हुआ, तो एक दिन उसने स्टिक उठाई हुई थी। वो जब भी बाहर आता था मैं उसे भगाता था, चलो घर में चलो, ऐसे डराता था उसे, तो घर भागता था। एक दिन फैमिली पूरी जब बैठी हुई थी, उसको प्यार करने वाले लोग भी बैठे हुए थे, उसने एक स्टिक उठाई, उसने ऐसे लहराई और कहा ये डंडा देखा है, ये डंडा उसके लिए जो बाहर नहीं जाने देगा। अब वो जुर्रत तो नहीं कर सकता था कि मुझे कह सके कि आपने मुझे कहते मैं फाइट करूंगा आपके खिलाफ, लेकिन उसने मुझे वो अपना रिएक्शन दिया जरूर किसी तरह से। सेम लाइक उस छोटी बच्ची ने कहा, उसने कहा कि अगर मैं आपकी जगह पर होती तो फिर मैं आपको एक डॉल जरूर ला कर देती। तो ये खौफ का एलिमेंट उजागर किया है W.B. यीट्स ने अपनी इस बात के जरिए। ग्रैंडफादर की पर्सनैलिटी, उसके पास कौन सी चीज़ें थी? ग्रैंडफादर के पास एक बाइबल थी और दूसरी एक राइटर है फॉकनर की लिखी हुई एक किताब शिपरेक था। शिपरेक यानी कि शिप का तबाह होना। वो 2 बुक्स थी जो उसके पास हमेशा रहती थी। ही वॉज आई थिंक ही वॉज नॉट वेल रेड, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास ये 2 किताबें ज़रूर थी। वो अयाम जवानी से ही आर्मी में चला गया था। आर्मी में सर्व करने के बाद वापस आया तो उसने शिप्स पर बिजनेस शुरू किया और फिर वो कई शिप्स का ऑनर बन गया। उसके पास अब बहुत सारे शिप्स हैं। बहुत ब्रेव आदमी है, बहादुर आदमी है। बहादुरी का एक उसका एलिमेंट ये है कि एक बार शिप के किसी पतवार में, उसके नीचे पतवार में उसकी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया, तो कोई भी नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था। जो लोग जाते हैं तो उसे पता नहीं चलता था कि वाकई क्या प्रॉब्लम कहाँ है। तो ग्रैंडफादर ने छलांग लगाई, नीचे गया, और नीचे से जब वो वापस आया बाहर तो पता लगा कर आया कि हाँ जी पतवार में कहाँ पर प्रॉब्लम है, टिलर के अंदर। ये और बात है, जब वो बाहर आया था तो उसका सारा जिस्म जख्मी था, वो कांटों की वजह से नीचे जो चीज़ भी मौजूद थी। तो ये उसकी ब्रेवरी की एक डाइव है जो उसने दी है। ग्रैंडफादर के पास हर वक्त एक हैचेट होती थी और वो हैचेट अपने पास रखता था, कुल्हाड़ा एक अपने पास रखता था, ठीक है।
और किसके लिए? बर्गलर्स के लिए, चोरों के लिए कुल्हाड़ा रखता था। और रात को ग्रैंड मदर वो कैंडल उठा के घर का चक्कर लगाती, ये देखने के लिए कहीं कोई चोर उसके हस्बैंड की कुल्हाड़े की जद में तो नहीं है। यानी कि मदर और ग्रैंडफादर का पेयर भी बहुत अच्छा है, म्यूचुअल हार्मनी भी बहुत अच्छी है। उसे ये खौफ नहीं है कि कोई और चोर तो नहीं आया हुआ, वो ये देखने नहीं जाती। चोर वो ये देखने जाती है क्या कोई चोर, उसको कॉन्फिडेंस है अपने हस्बैंड के उस हैचेट पर, उस हैंड पर, कि कोई उसके कुल्हाड़े की जद में तो नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ जो आप लोग हैं, आप तो ये देखने जाते हैं कि हाँ जी चोर को फंड तो नहीं रहा ग्रैंडफादर ने, तो ये देखने जाओगे आज चोर फंड रहा होएगा। हैं जी? ओके, वैसे मज़ा है कि ग्रैंडफादर हर हैचेट लिए फिरता हो, बड़ा फन्ने खां बन के, और रात को उनको देखे तो ग्रैंडफादर को चोर फंड रहे हो। ठीक है, नहीं मारते ओके, ग्रैंडफादर ब्रेव आदमी था, डाइव उसकी आपने देखी, और उसके बाद हैचेट भी है चोरों के लिए। और एट द सेम टाइम एक और बात भी उसकी ब्रेवरी की बड़ी मशहूर है कि एक मरतबा घर के अंदर ग्रैंडफादर के पुराने कोई दोस्त है, गो के इसके बड़े फ्यू दोस्त हैं इस वक्त भी, चंद है लेकिन बहुत सुलझे हुए और अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कुछ कदीम पुराने दोस्त है ना जवानी के। जब वो दोस्त है तो पता चला कि ग्रैंडफादर ने एक मरतबा किसी स्पेनिश सिटी को भी आज़ाद कराया था, किसी दूसरी गासिब कौम से एक स्पेन के सिटी को आज़ाद कराया था। तो ये बात सबके लिए ताज्जुब वाली थी, और वो दोस्तों के आने पर ये बात खुली, और इवन कि 70 साल ज़िंदगी में ग्रैंड मदर को भी इस बात का इंकशाफ नहीं हुआ। वो अपनी तबीयत में बहुत ही खामोश तबाह आदमी था। ओके, ही वॉज साइलेंट एंड एट द सेम टाइम ही हैज़ आल्सो फ्यू फ्रेंड्स। ग्रैंडफादर का एक और भी रूल है, वो ये है कि स्टेबल जो है, अस्तबल घोड़ों के ठहराने वाली जो भाना होता है, जगह होती है, वो शाम को 8 बजे एग्जैक्ट बंद कर देना चाहिए। और फिर शाम को 8 बजे के बाद यानी कि कोई भी हॉर्स बाहर नहीं जाएगा, कोई भी शख्स घुड़सवारी नहीं करेगा। ठीक है वसीम भाई? हाँ, तो कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ग्रैंडफादर को आउटविट किया जाता, रात को 8 बजे ग्रैंडफादर को जाकर स्टेबल की पकड़ा दी जाती, लें जी ये की पकड़ लें, लेकिन पीछे से स्टेबल बंद नहीं किया जाता था, वो खुला रहता था। और रात को भी घुड़सवारी का जो काम है वो जारी रहता था। अगर कहीं जाना आना होता, ग्रैंडफादर को बस वो की पकड़ा दी जाती कि ये ले। तो क्या सोचते हैं, ग्रैंडफादर को पता होता होगा? अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि उसे पता हो, लेकिन राइटर ने यहाँ यूँ ऐसे बताया जैसे ग्रैंडफादर को पता ना लगता हो, बल्कि अंकल जो हैं वो उसे आउटविट करते हैं। पता होता है वालिदैन को। जो नौजवान रज़ाई के अंदर सिगरेट पीते हैं, वालिदैन को पता होता है कि हाँ जी सिगरेट कमरे में, घर में थोड़ी सी भी स्मेल आती है, उसको पता होता है। मैं तो एक बार ये हैरान हुआ कि आए रोज़ अब्बा जी लोगों को मारते थे इसलिए कि जी इसने मेरे 2 रुपये चोरी किए हैं या 5 रुपये चोरी किए हैं, या बच्चों को भी बड़ा मारते थे। वो एक दिन मुझे एक दुकानदार हिसाब करता हुआ नज़र आया, उसने हिसाब किया, उसने कहा जी मैंने यहाँ पर मुलाजिम रखा है, तो मुलाजिम भाई पता है कितने का पड़ता है? आजकल 6000 का मुलाजिम पड़ता है। मैंने कहा 6000 का कैसे चाचा सजाद? मैं को सजाद बतड़ा उसे कैसे? मैं कहा चाचा सजाद ये कैसे? कहता है भाई 3000 तो होगी उसकी तनख्वाह। हाँ जी 3000 बड़ी तनख्वाह थी। फिर खाना काउंट किया, आखिर 500 बच गया। मैं कहा ये 500, अरे भाई वो चोरी नहीं करेगा, वो अपने रिश्तेदारों को नहीं देगा, वो 2 रुपये 4 रुपये डंडी नहीं मारेगा भाई, वहाँ भी रखने पड़ते हैं। यानी कि ही इज़ अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। ये भी फैक्ट थे कि पाकिस्तान के एक छोटे से शहर के अंदर अगर वो किसी मुलाजिम को रखेगा तो डंडी मारेगा वो थोड़ी सी। तो ग्रैंडफादर को भी शायद हो सकता है पता हो कि नौजवान है, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन राइटर ये कहता है कि हम ग्रैंडफादर को आउटविट करते थे, यानी कि उसे धोखा देते थे। कौन कौन? अंकल्स। और ये एक बार तो अंकल ने कहा यीट से कि जाओ दूर, वहाँ एक कज़न रहता है, 2-3 घंटे की वहाँ पर घोड़सवारी की जगह थी,
तो वहाँ जाओ और रेलवे टिकट ले आओ, क्योंकि ग्रैंडफादर अपना रेलवे टिकट किसी को नहीं देते थे। ग्रैंडफादर के पास भी रेलवे टिकट था। अगर रेलवे टिकट वाली बात समझ लें, इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, वहाँ पर आप रेलवे का या बस का एक टिकट खरीदते हैं, वो 1 साल के लिए भी होता है, 6 माह के लिए भी होता है, 3 माह के लिए भी, 1 माह के लिए भी होता है। आपने वो टिकट खरीद लिया है, वो टिकट मैंने लिया है, उस पर खावर भी है, उस पर वसीम भी सफ़र कर सकता है, रतन भी सफ़र कर सकता है, फरहान भी सफ़र कर सकता है। इक्वली होता है, बस एक ही होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें काउंट इतनी नहीं होती कि वो महंगा सस्ता वो ज़्यादा नहीं करते। हम तो एक एक चीज़ को देखते हैं ना, यार अगर इतना लेंगे तो फिर थोड़ा महंगा कर दें या इसको कम कर दें। वहाँ पर ज़रा ये चीज़ें कम देखते हैं लोग। तो वो टिकट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मेरा टिकट ये लेकर चले गए, वो एक कार्ड सा बना होता है टिकट असल में ना, ये लेकर चले गए कार्ड, तो दैट्स ओके। लेकिन ग्रैंडफादर इस चीज़ को गलत समझते थे कि एक आदमी ने लिया हो कार्ड और उसको और लोग भी इस्तेमाल करें। ग्रैंडफादर वैसे पर्सनल उसकी ऑनेस्टी थी, हालांकि उसे गवर्नमेंट ने तो अलाउ किया हुआ है, लेकिन ये उसकी पर्सनल ऑनेस्टी है कि जी नहीं जी ये गलत बात है, ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जिस तरह मुझे मेरा अपना जो ग्रैंडफादर है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मुझे ये पढ़ाते हुए वो ज़रूर याद आ जाता है। भारी भरकम उसकी आवाज़ थी और बाकी मेरी पसंदीदा पर्सनैलिटी थी। वो बात करने का अंदाज उसका बड़ा कमाल था। अब्बा जी रोज़ाना हर दफ़ा दाढ़ी को लाल करके और सिर्फ पीले होकर कहते कि आज मैंने इसको ये भी कहना है, ये भी कहना है, ये भी कहना है, चलो मेरे साथ। और हम पूरे बंदे तैयार होकर जाते थे और वहाँ पर अब्बा जी कहते कि ये बात है, ये बात है, ये बात है, और अच्छा जी, अच्छा, वो ऐसे बात करते थे, पूछता था वो ऐसे अच्छा। वो जब तक सादिक खान नौजवान थक ना जाता, वो उस वक्त तक अच्छा और जीभ से काम चलाता, और जब सादिक खान थक जाता फिर वो कहता तेरी बात ख़त्म हो गई। तो बात शुरू यूँ से कहता, सादिक वड्डा सारा है, मेहंदी लाना है, समझदार है, समझ गल। फिर उसे तकरीर अपनी शुरू करनी, और जब वो ऐसे हाथ ऐसे करता ना, बात सुना कहता, बंदा कहता कि बस रुक जा। उसके अंदर उसे कहते थे कि वो जो बाकी लोग हैं कहते कि जी ये इसे फ़कीरी मिली हुई है, ये कलंदर है वक्त का। अब भी उसका मज़ार बना हुआ है बड़ा सारा, ठीक है। लेकिन उससे हमसे आज तक बात नहीं की। जब भी गए, भुट्टा साहब गए, अस्सलाम वालेकुम नाना जी, उसे क्या वालेकुम अस्सलाम, ओह उधर नानी उधर, कि जितने बड़े हो गए उधर नानी उधर। जब मैं छोटा था मैं बड़ा ज़िद्दी था, तो नाना जब आ रहे होते थे साइकिल पर, तो पता नहीं किससे बातें कर रहा होता है, ऐसे ख्यालों में बातें कर रहा था। मुझे लगता था कि यार ये बड़ा अजीब बंदा है, ऐसे बातें करते रहते हैं, पता नहीं गालियाँ दे रहा होता था, क्या कर रहा होता था। मेरी छोटी साइकिल जब उसके बड़े साइकिल के करीब से गुजरती तो मैं कहता सलाम अलैकुम नाना जी, तो कहता तेरी माँ नू। वो ऐसा गाली नहीं कहता, सलाम का जवाब उसने कभी नहीं दिया था, ठीक है। है ना वो जब हाथ मिलाएं, जब साइकिल पर होते फिर वो नहीं जवाब देता, वो फिर मस्ती में होता, अपने कैफ में होता था। तो वो भी इसी तबीयत का आदमी था, ऐसे ही साइलेंट और बुजुर्ग। पता नहीं उसके पास वो कौन से तवीज़ शवीज़ लिखता रहता था वो, लेकिन उसकी बड़ी अच्छी बातें भी मशहूर हैं कि वो मरीज़ों के इलाज भी बड़े अच्छे करता था और फीस भी लीला करता था। वेरी सिंपल लाइफ उसने जी है, सारी ज़िंदगी वेरी सिंपल लाइफ जी है उसने। तो उसकी ऑनेस्टी की बात यह है कि पर्सनल ऑनेस्टी उसकी क्या थी, माय ग्रैंडफादर की। इसकी पर्सनल ऑनेस्टी ये थी कि ये रेलवे टिकट नहीं देता था। मेरे ग्रैंडफादर की पर्सनल ऑनेस्टी ये थी कि वो रोज़े 2 दिन पहले रखना शुरू करता था और 2 दिन पहले ही इसे ख़त्म कर देता था। चांद नहीं देख देते। वो उनका ये किला था, उनको उनको ये किला था, उनको गिला ये था कि जी ये चांद देखने वाले गलत चांद देखते हैं, ये गड़बड़ी रहती है, इसलिए मैंने पहले शुरू करने, पहले ख़त्म करने हैं, क्योंकि ऐसा ना हो मैं किस दिन ईद वाले दिन रोज़ा रख बैठूँ, ठीक है। वैसे रोज़ों के मामला भी बड़े, ईद के भी बड़े अजीब होते हैं। नमाज तो नमाज की बात रह गई, अपना ये रोज़ा रखने की बात रोज़े से रह गई, नमाज की बड़े मामला दिलचस्प है। मैं एक दिन मैंने कहा अपने खालू से, वो बड़े शरीफ से आदमी हैं, मैंने कहा खालू
इस दफ़ा नमाज हमने इकट्ठे पढ़नी है। उसने कहा मुक गई। वो कहे मैं आपको ऐसी जगह ले जाऊंगा, वहाँ पर आपको नमाज़ पढ़ने का बड़ा मज़ा आएगा। हम एक बड़े सारे चौक में पहुँच गए और नमाज़ पढ़ने लगे। जब सजदे में गए तो मौलवी साहब ने उठने का कहा ही नहीं। ईद के कपड़े पहने हुए हैं, बड़े रोशन ताबा, और पीछे जूते भी रखे हुए हैं हमने रोशन ताबा, उनका भी फिक्र है। और हमने सजदे में गए तो मैंने देखा काफ़ी है, थोड़ी परेशानी होगी मुझे। मैंने कहा अच्छा। मैंने ना थोड़ा सा ऐसे, मैंने ना हाथ रख के थोड़ा सा ऐसे उठा हूँ थोड़ा सा, और मैं साइड वाले को देखकर साइड वाला भी ऐसे थोड़ा सा उठ के मुझे देख रहा था। मैंने फिर जल्दी से सज्जा किया, उसने भी कर लिया, दोनों एक दूसरे शर्मा गए। तो मैंने अब मामू की तरफ रुख किया कि इधर देखूं। मैंने देखा तो मैंने जैसे मुंह किया तो मामू ऊपर से नीचे आ रहे थे। मैं पढ़ रहा तो वही पढ़ रहे। फिर मैं एक बार उठा तो मैंने देखा कुछ लोग ऐसे उठ के देख रहे हैं ऐसे, और फिर मैं सज्जे में चला गया। मैंने कहा हो सकता है कोई लंबा सज्जा है। बस थोड़ी देर के बाद फिर आवाज़ आई ज़ोर से, आवाज़ नहीं, ये नहीं, अल्लाह अकबर की आवाज़ तवक्को कर रहे थे हम, आवाज़ यही। उसने कहा मार्का मैं भूल गया हूँ, सारे खड़े हो जाओ। तो हम सारे के सारे खड़े हो गए। रोज़े नमाज की ये मामलात हैं। मैं यहाँ से भागता हुआ गया घर, और जब पहुँचा लंबी मुसाफत के बाद तो मैंने कहा घर जाके प्रिटेंड यही करना है कि रोज़ा मुझे है, बेशक मैंने सफ़र किया है। नहीं तो अब्बा जी बड़े सख्त हैं, उन्होंने कहा ये काफिर है, फिर घर आ गया है। मैं गया, रोज़े के टाइम पर पहुँच गया, बिल्कुल एंड टाइम पर। और अब्बा जी बैठे थे, 2-3 भाई और एक बनोई भी बैठा था। मैंने वहाँ जाकर रोज़ा खोला। रोज़ा है? मैंने कहा हाँ जी है। मैं ऐसे खा रहा था अभी कि अब्बा जी खड़े हो गए, अल्लाह अकबर, और उन्होंने वज़ू किया और जाकर नमाज पर खड़े हो गए। अंदर जमात वो घर में कराते थे। ये मुझे वहाँ जाके फ़ौरन पता चला कि मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा अंदर जमात होनी है। अम्मा जी ने फ़ौरन कहा भाइयों को उठो जल्दी करो। वो पहुँच गए अंदर। तो मैं उनसे पहले उठ खड़ा हुआ और मैंने वज़ू किया। मैं वज़ू करके वापस टर्न हुआ तो भाई मेरे तो अंदर पहुँच चुके थे, और बहनोई भी। मैंने कहा इन्होंने ना वज़ू किया है ना कुल्ली की है। मैं हैरान हो था। खैर मैं जाके ठहर गया। मैं अभी वो क़याम में ठहरे हुए थे कि मेरा भाई जो है, अब्बा जी आगे थे, बाकी भाई और हम 5 लोग पीछे थे। मैंने देखा कि मुझे थोड़ा सा आसरा हुआ कि ऐसे मूवमेंट है, कोई हाथ ऐसे हिल रहा है। मैं थोड़ा सा ऐसे देखा तो मेरा एक भाई एक हाथ में पकौड़े थे और दूसरे हाथ से ऐसे खा रहा था। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उसे देखा, और मैं क्योंकि अभी मैं पहुंचा ही था कि मुझे सारे रूटीन का पता नहीं था, और 2 साल के बाद पहुंचा था। तो मैंने दूसरी तरफ देखा तो दूसरा भाई तो बिल्कुल मुतमईन तरीके से खा रहा था। उसे तो हाथ में नहीं पकड़े हुए थे। वो जरा कतरे मैच्योर और बड़ा था। मैंने उसकी तरफ ऐसे आँख खोल के देखा तो मुझे उसने ऐसे आँख खोल के ऐसे करके देखा, एक भमें उठा के ना दिखा उसने। कह रहे क्या है? मैं ठहर गया फिर चुप करके। अब्बा जी नीचे गए। फिर अब जहाँ पर उन्होंने दूसरी रकात में जब गए तो उन्होंने बैठना था कायदे में, वो बैठे नहीं, खड़े हो गए। अब हम नीचे बैठे हुए थे। तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहनोई कहने लगे अल्लाह अकबर। तो अब्बा जी खामोश हो गए, गुस्सा बहुत है उनके अंदर। फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बनोई मेरे कहते हैं अल्लाह अकबर। अब्बा जी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। बनोई मेरे पीछे से कहते हैं अल्लाह अकबर। खामोशी तारी हो गई। बस सब हम सोच रहे थे कि अब्बा जी बैठ जाएंगे, बजाय बैठने के तो अब्बा जी ऐसे मुड़ ही गए सीधे, और मुड़ के सिर्फ उन्होंने बनोई मेरे को पकड़ लिया और कहते क्यों बहुत है, तेरे बैठना है, तेरे नहीं बैठना। तो हम तो हासद के बाहर आ गए। बाहर में जमात होती रही। मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि उस जमात में दोबारा शरीक होने की। ये रोज़े नमाज के भी ऐसे भी सूरत हाल पैदा हो जाते हैं। तो ये ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर से हम अब्बा जी की तरफ निकल गए और फिर वापस आते हैं। तो हाँ,
उनके रेलवे टिकट के लिए यीट्स को भेजा गया था। यीट्स जो है घोड़े पर सवार होकर रात को तकरीबन 9-10 बजे रवाना हुआ और 2-3 बजे घर वापस आया था। तो इस एक्सपेडिशन का, इस मुहिम का, इस एडवेंचर का ग्रैंडफादर को पता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये अंकल और यीट्स ये ग्रैंडफादर को आउटविट करते थे, उन्हें धोखा देते थे। ले अब बात करते हैं थोड़ी सी ग्रैंड मदर के बारे में। ग्रैंड मदर वॉज अ काइंड लेडी, बहुत शफीक थी, और जब उनके ऊपर घरेलू काम काज का बोझ नहीं पड़ा था उस वक्त उनका ज़ौक शौक गार्डनिंग में था। वो बागबानी पसंद करती थी, हर वक्त बाग में रहती थी। वो बाग से सुबह सवेरे एक फूल तोड़ कर आती, फिर राइस पेपर के ऊपर उसको प्रिंट करती। उसके अलावा वो एम्ब्रॉयडरी का शौक रखती। यीट्स कहता है कि मैंने उनकी एम्ब्रॉयडरी को बाद में देखा है, उनके कलर कम्बिनेशन बहुत एक्सीलेंट थे। मैं ताज्जुब में आ गया, ये कितने अच्छे कलर कम्बिनेशन है और बिल्कुल नफीस काम है। इतना नफीस काम था कि मेरे ख्याल में उसको देखने के लिए कहता है कि दूरबीन या खूरबीन की ज़रूरत पड़ती है। वो इतना नफीस काम, इतना खूबसूरत काम करती थी। तो मिन्यूट फ्लावर्स उसने बनाए। उसके बाद एक बार यीट्स को याद आता है कि ग्रैंड मदर ने उसे पनिशमेंट भी दी थी। एक बार यीट्स अपने किसी मुलाजिम के साथ, नौकर के साथ, वो हॉर्स होप खेल रहा था। वो घोड़े के साथ जंप लगाने वाला कोई खेल था ऐसे, ठीक है। वो जब खेल रहा था तो मुलाजिम ने, नौकर ने इसकी शर्ट ट्राउज़र में से ऐसे पुल कर दी थी, स्ट्रेच कर दी थी। शर्ट जब ट्राउज़र से बाहर आई तो फिर इस चीज़ को ग्रैंड मदर ने अप्रूव नहीं किया और फिर उस रात यीट्स को खाना अलग कमरे में दिया गया पनिशमेंट के तौर पर। तमाम लोगों के साथ खाना नहीं दिया गया उस दिन। उसे एक बार की वो पनिशमेंट भी याद है। यीट्स अपने अंकल का जिक्र भी करता है। वो कहता है कि मेरा अंकल एक जो है वो थोड़ा सा एबनॉर्मल था लेकिन वो क्रिएटिव था। एक बार उसने गोदी बनाई थी, यानी कि घाट बनाया था, यानी कि शिप्स के ठहरने की बंदरगाह बनाई थी, जगह बनाई थी शोर के ऊपर। एक बार वो उसने ये काम किया था। दैट वाज टोटल माय ग्रैंडफादर ऑफ यीट्स। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चंस। The first important question is that मेरे पास नोट्स हैं। अवान डाउन में अली बाबा और अवाब फ़ोटो कापी शॉप से ये अवेलेबल होते हैं। ये जी एक्यूट नोट्स ऑफ मॉडर्न एसेस बाय मी MK भुट्टा। 033346555305। अगर किसी को नोट्स ना मिल रहे हों तो इस फ़ोन पर रब्ता करके मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन। मेरे पास पेज नंबर, व्हाट इज योर पेज नंबर? 10। पेज नंबर 10 पर है क्वेश्चन, व्हाट आर यीट्स इम्प्रेशंस ऑफ हिज ग्रैंडफादर? यीट्स के अपने ग्रैंडफादर के बारे में क्या इम्प्रेशंस थे? ड्रा करेक्ट स्केच ऑफ द मैटरनल ग्रैंडफादर। नाना अबू का स्केच बनाइए। यीट्स हैज एन आइडियल ग्रैंडफादर। उसका ग्रैंडफादर आइडियल ग्रैंडफादर था। आंसर, मैंने यहाँ नंबरिंग दी है। नंबरिंग इसलिए दी है ताकि आपको याद रहे। आपने एग्जाम में बैठकर नंबरिंग नहीं देनी, आपने नंबरिंग नहीं देनी इसके अंदर। ग्रैंडफादर वॉज फेयर्ड एंड एडमायर्ड बाय ऑल। ग्रैंडफादर से डरा जाता था और उसकी तारीफ की जाती थी तमाम लोगों से। तमाम लोग यानी कि उसकी तारीफ करते थे और ग्रैंडफादर से डरते थे। He had won the freedom of some Spanish city. उसने किसी स्पेन के सिटी की आज़ादी भी जीती थी। And he never boasted about that. लेकिन कभी भी इसकी शेखी नहीं बिगाड़ी थी, कभी शेखी नहीं मारी थी। That act of bravery and courage, और ये जुर्रत और बहादुरी का ये जो काम है, he kept it secret even in his wife. ये बात उसने अपनी बीवी से भी छुपाए रखी। It was revealed only when, उस वक्त ये बात वाज़े हुई जब his old friends came, जब उसके पुराने दोस्त आए, and he was in 80, और ग्रैंडफादर जब 80 साल का था। He was man of great vigor, वो बड़ी अजमत शान वाला शख्स था, and strength, ताकतवर था, and displayed his physical power on many occasions, और उसने अपनी फिजिकल ताकत का मुजाहरा कई जगहों पर किया था।
He was honest and proud but not well read. Honest था, proud था, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं था. He had 2 books, the Bible and the Faulkner. Fall L नहीं पढ़ना इसमें, Faulkner. Faulkner's shipwreck और Faulkner की shipwreck, उसके बाद ये बुक का नाम है, ये थी. He always did his jobs himself. वो अपने काम तमाम अपने हाथों से खुद करता. And never asked for help to anyone. किसी से भी कभी मदद ना मांगता. He was a man of violent temper. वो बहुत गुस्सीला आदमी था. And always kept a hatchet at his side. हर वक्त अपने साथ कुल्हाड़ा रखता. Against the burglars. नकबजनों के लिए, चोरों के लिए, डाकुओं के लिए. He got the key of stable door daily at 8 p.m. रोजाना शाम को 8 बजे वो अस्तबल की चाबी ले लेता. ये नाम कितना गंदा है, स्टेबल, अस्तबल. और उसके लिए नाम रख दें घुड़ाना. घुड़ाना ठीक नहीं है. चलो ओए तो आज से इसका नाम हो गया घड़ाना, घुड़ाना, घुड़ाना. ठीक है, ये मुश्किल है. नहीं तुम्हारा घुड़ाना ठीक है या स्तबल ठीक है? स्तबल ठीक है. अच्छा जी. एट पी एम supposing the door to have been properly locked. और ये अंदाज़ा करता था कि डोर जो है तकरीबन लॉक हो चुका है. ब्रेकफास्ट एट 9 AM एंड डिनर एट 4 PM was the order of his. ये उसका ऑर्डर था. He did not allow the misuse of his railway pass. अपने रेलवे पास का मिसयूज वो कभी भी अलाउ नहीं करता था. He was a well travelled person. उसने बड़े सफ़र किए थे. And had contacts with several reputed persons over the world. दुनिया के कई लोगों के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे. He had gone out of his home when he was a boy. जब वो लड़का था, मुंडा खुंडा था, उस वक्त वो घर से गया था. And become a seaman. और वो फिर समंदर का आदमी बन गया था. Being an owner of many ships, कई शिप्स का मालिक होने के बावजूद it did not turn his head. इस चीज़ ने उसे बहुत ज़्यादा arrogant, बहुत ज़्यादा तकब्बुर वाला नहीं बनाया था. Rather he developed friendly relations. बल्कि उसने बड़े अच्छे ताल्लुकात बनाए with the employees, मुलाजमीन के साथ, and the people around, और इर्द गिर्द के लोगों के साथ. He was the only child of his parents and he had few friends. अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था और ये पोलेक्सन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था. He belonged to the पोलेक्सन family और वो पोलेक्सन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था. Question number 2. तूने किया हुआ? What is something? Okay, question number 5 देखें. नहीं करवाया. Okay, ये 5 करें. What is something in myself which Yeats felt? What is something in myself? Yeats ने अपनी असल टेक्स्ट में बार बार कहा है something in myself, मेरे अंदर कोई चीज़, मेरे अंदर कोई चीज़. वो क्या चीज़ है? Something in myself which Yeats felt. वो क्या कोई चीज़ थी जिसको Yeats फील करता है. That we gradually conquered during his life. और वक्त गुजरने के साथ साथ उस चीज़ के ऊपर फिर Yeats ने गलबा भी पा लिया. कंकर्ड, हाँ वो खौफ था. ग्रेजुअली का क्या मीनिंग? मुसलसल, ऐसा ऐसा, धीरे धीरे. हाँ, आपने वो सुना है
हर शम्मा बुझी धीरे धीरे, हर ख्वाब जला रफ्ता रफ्ता, शीशा न सही पत्थर भी न था, दिल टूट गया रफ्ता रफ्ता। ओके जी, कमेंट ऑन यीट्स स्टेटमेंट्स दैट हिज मिजरीज। डिस्कस करें यीट्स की जो मिजरीज थी, मिजरीज मीन दुख, वर नॉट मेक बाय अदर्स, वो दूसरों के नहीं थे, उसके जो दुख थे दूसरों के दिए हुए दुख नहीं थे, बट वर अ पार्ट ऑफ हिज ओन माइंड, बल्कि उसके अपने जहन की इख्तरा थे, उसके अपने जहन के पैदा करदा थे। जब वैसे भी बंदा जब 11-12 साल का होता है तो वो ऐसे जान के दुखी बना रहता है कि जी मैं बड़ा दुखी हूँ। हाँ, नवा नवा जब जवान हो रहा होता है तो कह रहे जी मुझे बड़े दुख हैं, ऐसे ही उसका दिल चाहता है कि मैं भी कहूँ किसी को मुझे दुख है, हालांकि उसे होते। Why does Yeats remember the pain of childhood? Yeats जो है बचपन के पेन को क्यों महसूस करता है? Were the miseries of his childhood created by others or by his own mind? बताइए उसके दुख, गम और खौफ उसके अपने थे या दूसरों के दिए हुए थे? अपने थे। In this autobiographical essay, W.B. Yeats remembered the strict discipline of his grandfather's house. W.B. Yeats याद करता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को, सख्त तरीन किस्म के उस डिसिप्लिन को जो ग्रैंडफादर के हाउस में तारी था। देयर वर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और यहाँ पर कस्टम्स थे, यहाँ पर रस्म व रिवाज थे। टू बी अफ्रेड ऑफ हिज ग्रैंडफादर, कि ग्रैंडफादर से डरने का यहाँ पर रिवाज मौजूद है। The writer also felt his personality fettered in this atmosphere. और राइटर भी अपनी पर्सनैलिटी को चेंज, अपनी पर्सनैलिटी को जकड़ा हुआ पाता है ऐसे एटमॉस्फेयर में। ही फेल्ट समथिंग, वो कोई चीज़ महसूस करता है। द समथिंग वाज द डिसलाइक ऑफ, कोई चीज़ डिसलाइक ऑफ एंड हर्टेड फॉर द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कोई चीज़ थी जो उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के खिलाफ थी, वो कोई चीज़ उस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के खिलाफ नफरत थी शायद। That was maintained in the house of his grandfather. और ये चीज़, वो डिसिप्लिन जो कि ग्रैंडफादर के घर के अंदर मेंटेन था, मौजूद था। ग्रैंडफादर के घर में जो डिसिप्लिन ठहरा हुआ था, उस डिसिप्लिन के खिलाफ कोई नफरत, कोई गुस्सा, यही वो समथिंग थी शायद। बट एज ही ग्रू अप, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हुआ, he realized that all the miseries, उसको पता चला कि तमाम तर दुख एंड फेयर्स और तमाम तर खौफ ऑफ हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन के, वर सब्जेक्टिव, वो सारे के सारे उसके अपने ज़ाती थे, अपने थे। सब्जेक्टिव, ज़ाती, अपने, एंड नॉट ऑब्जेक्टिव, वो दूसरों के दिए हुए नहीं थे। Yeats was a highly sensitive and imaginative child. Yeats जो है इंतहाई सेंसिटिव और बहुत ही ख्वाबीदा किस्म का बच्चा था। छोई मोई था, हैं? अच्छा जी, छोई मोई। He believed, इसको कहते हैं हथला मकोड़ा, ठीक है? फुल दुखनी समझते? फुल दुखनी होती है कोई लड़की, हाँ, फूल भी लग गए तो दुख पड़ती है, जैसे अनम है, बिल्कुल ठीक है। He believed that he was very wicked child. उसको ये यकीन हो चला कि वो बहुत बुरा लड़का है। This childish belief increased his misery and sadness. और इस बचपन के खौफ ने उसकी मिजरी को बढ़ा दिया, उसकी उदासी को बढ़ा दिया। He felt so miserable. और वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करता है। That once he prayed for death. कि एक बार उसने दुआ की, किसकी? मौत की। Then he imagined that he was dying. और उसने फिर तसव्वुर किया कि he is going to be die, मरने लगा है। And became afraid. और वो डर गया। And prayed for life. और उसने ज़िंदगी के लिए ख्वाहिश की। He was always afraid that God would punish him. वो अक्सर खौफजदा रहता है कि गॉड उसे क्या करेगा?
पनिश करेगा, सजा देगा फॉर हिज विकेडनेस, उसकी विकेडनेस की वजह से, उसकी बुराइयों की वजह से। His imagination saw his grandfather as God, उसके तसव्वुर ने ग्रैंडफादर उसे गॉड की तरह दिखाया। एंड thus the fear of God was changed, बस खुदा का खौफ बदल गया into the fear of his grandfather, उसके ग्रैंडफादर के खौफ में, यानी कि दोनों खौफ मिक्स हो गए, दोनों पर्सनैलिटीज मिक्स हो गई। Every child has his own imagination about the personality of God in childhood. जब मैं छोटा था तो मैं गॉड का तस्वर मेरे जहन में ये था कि बड़ी बड़ी मूछें और बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ी के साथ बड़ी ऊंची कुर्सी के ऊपर टोपी पहने एक बंदा बैठा होगा ऐसे, और नीचे सारी दुनिया को देख रहा हो। दैट वाज द इमेजिनेशन। बचपन में ऐसा बनता है ना, बाद में इंसान को पता चलता है। तैयबा, आप कैसा सोचती थी कैसा होगा? अच्छा, तैयबा कहती है मुझे तो याद नहीं है गॉड क्या होता है। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं कहा। जी तो आपका कैसा ख्याल था? याद नहीं, ये कैसी बात है याद ना हो? कोई शेयर करना चाहे? जी राफिया। मुझे मेरी नानी अम्मा से बहुत मोहब्बत थी और मुझे ऐसे लगता था गॉड भी ऐसे ही होंगे, बहुत प्यार करने वाले, बहुत हाँ राइट, उनकी पर्सनैलिटी बहुत। ओके जी। इनकी इमेजिनेशन में गॉड की पर्सनैलिटी शफीक थी और नानी अम्मा से मुशाबत थी, उससे मिलती जुलती थी। एक वक्त इंसान के ऊपर फिर ऐसा आता है, फिर वो कहता है कि जी मुझको यकीन है जो कहती थी अम्मी सच कहती थी। सुने ना? हाँ, जगजीत का, कि चांद पे परियां रहती थी। देखें कितना बड़ा ट्रैवल है जगजीत सिंह का। वो वहाँ से चला है जहाँ पर उसने पहले परियों की कहानी सुनी, फिर बड़ा हुआ तो लोगों ने कहा नहीं कोई परियां नहीं होती, सच रियलिटीज दिखाई। रियलिटीज देख देख कर मसाइल में उलझ कर सोच कर क्या है, और वो पीक फिर पहुंच गई। उसने फिर वहां से एस्केप लिया। उसने कहा मुझको अंदाजा भी नहीं, मुझे यकीन है, मुझको यकीन है जो कहती थी अम्मी सच कहती। दुनिया के अंदर इतनी तलखियां हैं, इतने मसाइल हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर झगड़े हैं, अजाब है यहाँ पर, हिज़्न व मलाल इतने हैं कि आखिर इंसान को पनाह वहीं पर मिलती है। वो कहता है कि वहीं ख्याल हो, वहीं बात हो। वैसे ही कोई कहे कि चांद के ऊपर परियां होती हैं और वहीं हकीकत लगती हो, और वहीं रंगीन वो सब्ज़ लिबास में मलबूस परियां और सब्ज़ दायरे बनाती हुई, हाथों में सिल्वर के टोकन लिए हुए वहीं परियां घूमती हुई चांद पर नजर आए, तो लगता है कि वहीं ज़िंदगी है, और वो एस्केप फिर दोबारा इंसान वहीं जाना चाहता है। तो ये जगजीत सिंह का भी मैं सोचता हूँ कि ये पूरा सर्कल है उसका भी। अल्लाह ताला उसे गनी की रहमत करे। मैंने सुना है आखिर वक्त में उसने कलमा भी पढ़ लिया था। पढ़ लिया था ना? शेक्सपियर ने, जगजीत सिंह ने, गांधी जी ने, इन सब ने पढ़ा था। बता के नहीं पढ़ते बेटा, दिल से पढ़ते हैं। आपको दिल की बात कैसे पता चल रही? तो हम तो रूहानी लोग हैं ना। भाई कह रहे हैं मुसलमान नियत का है, अगर नियत में अच्छाई है तो मुसलमान है। अमल का दारोमदार नियत पे कुरान। कौन है? मुसलमान तो और कलमा पढ़ के निकल, मैं नहीं निकला। कलमा को जो है कोई तो बदनाम है। इस्लाम में वैसे नहीं करनी, कत्ल हो जाएंगे। कलमा को एक दूसरे की जान लेनी है। मैं एक बार मुझे आज इसकी रोशनी मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपकी बात को बड़ा आगे करता हूँ। आज एक स्टूडेंट ने बात की, मास्टर के स्टूडेंट ने बहुत अच्छी बात की। उसने कहा कि हमारे रिलीजन के अंदर तो लिखा हुआ है कि हकूकुल्लाह जो है वो माफ़ कर दिए जाएंगे, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेंगे, और जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो हकूकुल्लाह के लिए लड़ रहे हैं। वो तो हमने कह दिए, पहले से कह दिए कि वो माफ़ कर दिए जाएंगे। लोग एक दूसरे की जान ले रहे हैं, हकूकुल इबाद को वायोलेट कर रहे हैं। किसके लिए? हकूकुल्लाह के लिए। भाई ये गार्ड को सही नहीं मानता, ये सही नहीं मानता, मेरा गार्ड सही है, इसका गार्ड ठीक नहीं है। वो तो गार्ड का मामला, वो गार्ड ने कहा ये तो मैं छोड़ दूंगा, तुम अपने मामले सीधे करो।
कहा है कि कलमा पढ़ के सर जन्नत उसमें थोड़ी सी तो नहीं ना बने, उसमें मदर टेरेसा भी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल जाएगी। लंबी बहस है। तो बिल्कुल हम कहते हैं कि वो उसके राज वो जाने ना, हम क्यों लड़ें। एक बात है कि मैं मुसलमान होने से बेहतर जो हम लोग के अंग्रेज है ना वो बेटर है सर। वो देखिए जितने भी इस्लामिक रूल है वो फॉलो करते हैं हम लोग उन कंट्रीज में चले जाएं, वहाँ पे आपको हर चीज़ में सिक्योरिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा हर चीज़ में। तो मुसलमान कंट्रीज में वो चीज़ नहीं सर, पाँचों के बराबर में। ठीक है जी। जितने बोल की बातें कर दो सारे इस्लामिक तो बेस्ट। वो कहते जन्नत दे फरिश्ते मारते बहुत ने, वो कहते ये पहली बार ही सुनी है, जन्नत ही कुट पैगी। जन्नत से नहीं जाने। अच्छा अच्छा, ओके बेटा, ओके 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 ओके, कम टू द पॉइंट। द cause फॉर हिज अनहैप्पीनेस वाज द अनरियल fears, और उसके दुखों की वजह उसके गैर हकीकी खौफ थे, कमिंग फ्रॉम सम पार्ट ऑफ हिज ओन माइंड, जो उसके अपने दिमाग से कहीं से आ रहे थे। और कौन सा क्वेश्चन का कराया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 6, why did not the writer and his uncle think it's wrong to outwit the grandfather's violence? यीट्स और उसके अंकल ये क्यों नहीं समझते थे कि ग्रैंडफादर के वायलेंस को, उसके गुस्से को आउटविट करना, धोखा देना, रिगोर और उसकी दहशत को धोखा देना गलत नहीं है। अंकल और यीट्स ये समझते थे कि ग्रैंडफादर को, कि उसके गुस्से को धोखा देना गलत नहीं है, तो वो समझते थे। क्यों ऐसा समझते थे? हाउ वॉज इट ईजी टू डिसीव द ग्रैंडफादर? ग्रैंडफादर को धोखा देना कितना आसान था। हाउ यीट्स वंस गोज टू एडवेंचरस राइड, यीट्स एक बार दूर दराज एडवेंचरस राइड पर कैसे गया था? पास के लिए कैसे गया था वो बताना है। In this autobiographical essay, W.B. Yeats remembers the strict discipline of his grandfather's house. There were customs and traditions to be afraid of his grandfather. अब तो इंग्लिश पढ़ने का सही मौका मिला मुझे। The writer also felt his personality fettered in this atmosphere. But as he grew up, he realized that all the miseries and fears of his childhood were subjective or not objective. Yeats describes the miseries of his distant childhood. Yeats बयान करता है अपने दूर दराज बचपन की यादों को। When he was merely a boy of 7 or 8 years old, जब वो महज 7 या 8 साल का मुंडा था, one of his uncles sent him to fetch a railway pass. उसके अंकल्स में से किसी एक ने उसे भेजा, मामू में से किसी एक मामू ने भेजा, जाकर रेलवे पास ले आओ। फ्रॉम अ कजन लिविंग 6 miles अवे, कजन से जो 6 miles अवे रहता है। His maternal grandfather would not have given his own, और उसके maternal grandfather नाना अबू अपना टिकट नहीं देना चाहते थे। terming a dishonesty, वो समझते थे कि ये dishonesty है। Yeats had to travel on the horse and board a post by 2 or 3 in the morning, और Yeats ने सफ़र किया घोड़े के ऊपर, और सुबह वो 2 या 3 बजे घर वापस आया। His maternal grandfather was completely kept unaware of the same adventure, और maternal grandfather जो है वो इस एडवेंचर से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ था। Grandfather strictly ordered to lock the stable at 8 p.m. under all customs. Grandfather ने ये ऑर्डर कर रखे हैं under all the circumstances कि घड़ाना जो है, घोड़ाना, अस्तबल, ये शाम को 8 बजे बंद होना चाहिए। Interestingly, he was never informed of the fact that the stable was, लेकिन दिलचस्प की बात ये है कि कभी भी उसे पता नहीं चला कि स्टेबल जो है घोड़ा है।
ये तो आगे हस्बैंड लिखा हुआ है। अच्छा ये ठीक है। नेवर लॉक्ड एट ऑल, हाउ टू आउटविटेड। नेवर लॉक्ड एट ऑल, कभी भी बंद नहीं किया गया सबल। हाउ टू आउटविटेड हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, और देखें किस तरह से मैटरनल ग्रैंडफादर को धोखा दिया जाता। The writer and the other members of his family did not think it wrong to outwit the grandfather, और वो इस चीज़ को गलत नहीं समझते कि ग्रैंडफादर को आउटविट करना बुरी बात है। ये चीज़ वो नहीं फील करते। नाइस।